नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन, ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और मुझे सुन पा रहे होंगे। तो सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है भाई? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। नमस्ते भाई, सभी को नमस्कार, सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है। आ जाइए, आपकी क्लास को शुरू कर देते हैं और अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए। बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि कल क्लास क्यों नहीं हुई थी मैम। तो कल इसलिए क्लास नहीं हुई थी दोस्तों क्योंकि ठीक है कल आप लोगों की क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल ये जो दिल्ली पुलिस के यूपी पुलिस वाले जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका प्री मेडिकल था आरडब्ल्यू ऑफिस में, और उस ऑफिस में हम लोग बच्चों के साथ थे और बच्चों का जो मेडिकल था वो करा रहे थे। तो इसी वजह से आपकी जो क्लास थी कल वो नहीं हो पाई। वैसे भी मैंने टेलीग्राम में कई बच्चों को बताया है कि इस तरीके का इशू बना हुआ है, तो वही इशू था इसीलिए आप लोगों को बताया। तो अब आपकी क्लासेज जो है वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोगों की जो क्लास है उसका जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वो चल रहा था आप लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आज खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा हेडिंग हम लोग डालेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है जिसको आप लोग कहते हो अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे अंतःस्त्रावी तंत्र की, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ये सिस्टम आप लोगों का ऑलमोस्ट मैंने करा ही दिया है। बस इसमें आज आपको पढ़नी है क्या, आप लोगों की जो मेल ग्लैंड होती हैं और फीमेल ग्लैंड होती है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई हैं चीज़ें। वाइट स्क्रीन मैं कर तो दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप लोग ही कहोगे कि कलर विजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वाइट स्क्रीन पर बस ब्लैक रेड कलर ही आपको विजिबल होता है और दूसरे कलर यहाँ पर विजिबल नहीं होंगे। येलो, ग्रीन और जो भी दूसरे कलर होते हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होते वाइट स्क्रीन पर। ठीक है, तो आ जाओ, अब हम अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। कई दिनों से सुरीली आवाज़ नहीं सुनी थी। होली आप सभी की अच्छी बनी होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ, है ना। तो खूब दबाकर तुमने गुंजिया, पकौड़ी, फ्रूट सब खाए होंगे। और आ जाओ, अब पढ़ाई का समय आ चुका है। होली गई और जब तक दिवाली आए उससे पहले ले लो सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो दिवाली ही दिवाली है। तो बेटा आ जाओ, बात कर लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग बात करेंगे मेल ग्लैंड की। सबसे पहले आज की क्लास में शुरुआत देंगे मेल ग्लैंड्स, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुष ग्रंथि। तो बात करेंगे हम लोग पुरुष ग्रंथि की। ठीक है, पुरुष ग्रंथियां यानी कि मेल ग्लैंड। जो पुरुषों के अंदर ग्रंथि होती हैं दोस्तों, वो होती हैं, आप लोग बताएंगे, एक टेस्टिस। कौन सी होती है? टेस्टिस। तो आप लोग बताकर चलते हो कि पुरुषों के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है टेस्टिस यानी वृषण। अब वृषण जो होते हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कि वृषण कितने होते हैं इनके अंदर, पुरुषों में इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की संख्या की, टेस्टिस का नंबर। क्योंकि दिल्ली पुलिस में एक बार ऐसे भी प्रश्न आया था कि जो इंसान है या जो मनुष्य होते हैं इनके शरीर के अंदर जोड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों को पूछा था। तो जो जोड़ों में होती है, जो पेयर्स में होती हैं, जैसे आपने अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ी थी, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर दो थी, जोड़ों में थी। थायराइड ग्लैंड आप जो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड थी आप लोगों की गर्दन में थी, दो थी प्यारे, मतलब दो दो उसके जोड़े थे, यानी टोटल संख्या चार थी, दो दो जोड़े थे उसके। तो जोड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथि आपसे पूछ लेता है। तो ये जो टेस्टिस होते हैं इनकी संख्या भी दो होती है, यानी कि जोड़ों में पूछे तो एक जोड़ी होते हैं, ये वन पेयर होती है इनकी संख्या। ठीक है मैम, कहाँ होते हैं? तो आप लोग जानते हो, दोनों पैरों के बीच में टेस्टिस होते हैं, दोनों पैरों के बीच में, बिटवीन टू लंग्स। ठीक है, तो इनकी भी लोकेशन आप लोगों को पूछे, इनकी भी स्थिति आप लोगों को पूछे कि ये कहाँ पर होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, तो आप लोग बताओगे कि इनका जो स्थान है या इनकी जो स्थिति आपको देखने को मिलती है वो मिलती है बिटवीन टू लेग्स। क्लियर? तो आप लोग बताकर चलते हो दोनों पैरों के मध्य, दोनों पैरों के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपने लिख दिया बिटवीन टू लेग्स। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको पूछेगा कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है।
तो आइए इनसे निकलने वाले हार्मोन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लास का लोगो चेंज है, प्लीज चेक। समझ नहीं आया मुझे क्या कहना चाह रहे हो। लोगो कैसे चेंज है बेटा? लोगो चेंज है, मुझे समझ नहीं आया। कौन सा लोगो चेंज है दोस्तों, ये बताओ। हाँ बेटा, इस बैच से आप यूपीपी की तैयारी कर सकते हो। क्लियर। चलो आओ अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मैम जो टेस्टिस होते हैं ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जब हम टेस्टिस या वृषण की बात करते हैं, इनसे निकलने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है उसकी जब हम लोग बात करेंगे तो हेडिंग डालेंगे हार्मोन। हार्मोन, इनसे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है, आप बताते हो, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने का काम करती हैं टेस्टिस। अच्छा मैम, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसका वर्क क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? तो चलिए आइए इस हार्मोन के बारे में बात करते हैं। इस हार्मोन के बारे में हम कुछ बातें लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इसे हम मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस हार्मोन से जानते हैं बेटा? मेल हार्मोन, ठीक है। तो इसको हम पुरुष हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, पुरुष हार्मोन कहते हैं। ये प्रश्न आपको पूछा गया है पेपर में, ठीक है, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पुरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष हार्मोन है, ऐसे प्रश्न दे देता है। तो आप बताओगे टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुष हार्मोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो आप लोग बताते हो कि टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करने का जो काम करता है वो करता है एंड्रोजन। तो लिखोगे यह एंड्रोजन द्वारा, यह है एंड्रोजन। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि एंड्रोजन कहाँ से निकलता है? मैंने आपको पिछली क्लास में एंड्रोजन के बारे में बताया था। यह एंड्रोजन द्वारा सक्रिय होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो एंड्रोजन जिसको एक्टिव करता है, या आपको पूछ सकता है पेपर में, या एंड्रोजन कहाँ से रिलीज होता है बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो पहले लिख लो फिर मैं देखती हूँ आपके कमेंट। इट एक्टिवेट बाय एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा एक्टिव होता है दोस्तों। एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, वो टेस्टिस के पास जाएगा और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करेंगे। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वही एक्टिव करता है टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात? क्लियर। अच्छा, ये है, रुको मैं एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। जो हाँ हाँ जो दिक्कत आ रही है उसे मैं चेक करवा लेती हूँ, एक सेकंड रुको। अभी चेक करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर प्यारे बच्चों थंबनेल में कोई दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है कई बार शेड्यूलिंग में दिक्कत आ जाती है, तो उसको मैं अपडेट करा दूंगी, कोई इशू नहीं है अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी आप क्लास पढ़ लो, क्लास आपकी ही चल रही है, तो क्लास अब आप ध्यान से समझो, चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और प्यारे बच्चे कोई बात नहीं, वो थंबनेल हो सकता है गलत अपडेट हो जाता है कई बार, तो वो अपडेट करा दूंगी, ठीक है। क्लियर। हाँ कोई बात नहीं, अगर योद्धा बैच लिखा हुआ है उसको मैं अपडेट करा दूंगी, ये डेमो का कुछ लिखा हुआ है तो, ठीक है। चलो क्लास आप लोगों की चल रही है, वही क्लास जो रेगुलरली आपकी चलती है। आ जाओ अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसको पुरुष हार्मोन भी कह देते हैं, और ये एंड्रोजन के द्वारा सक्रिय होता है। एंड्रोजन जो आप लोगों की ये जो आप लोगों की एड्रिनल ग्लैंड थी वो निकालती थी, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था, ठीक है। चलो अब इस हार्मोन के काम पढ़ लेते हैं, वर्क।
कि भैया ये हार्मोन क्या काम करता है। तो ये जो हार्मोन होता है ये पुरुषों के अंदर कई काम करता है। जैसे पहला काम क्या हो जाता है इसका, आइए वर्क की बात करते हैं। तो पहला काम होता है लड़कों के अंदर लैंगिक द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना। तो आप लोग बताएंगे कि पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण, पुरुषों के अंदर क्या करता है दोस्तों, द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना। ठीक है, लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना, इसका काम होता है कि पुरुषों के अंदर क्या करता है, द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है। मैम ये क्या होते हैं, तो अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। तो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल, लिखेंगे भाई, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है। मैम क्या होते हैं द्वैतिक लैंगिक लक्षण, जैसे कई बार तुमने सुना होगा बालक जवान हो गया, बोलते हैं ना, बच्चा जवान हो गया, तो मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लड़कों में अगर देखें तो दाढ़ी मूछ निकलनी शुरू हो जाती है, कंधे जो होते हैं ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं, और प्यारे बच्चे आवाज लड़कों की भारी होती है। ये वोकल कॉर्ड का, वोकल कॉर्ड एडम्स एप्पल जो होता है, लड़कों में जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ भाग होता है वो बाहर को निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस जिनको आप कहते हो, ये सब आने शुरू हो जाते हैं द्वैतिक लैंगिक लक्षणों में। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं टेस्टोस्टेरोन ही लेकर आता है लड़कों के अंदर। ठीक है, दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बाल ग्रो कर जाना, जैसे चेस्ट है वहां पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो प्राइवेट पार्ट है वहां पर हेयर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। और एक और काम इसका होता है क्या, दूसरा काम मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, लड़कों के अंदर दूसरा वर्क क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का, पुरुषों में स्पर्म फॉर्मेशन भी करता है। तो लिखेंगे पुरुषों में शुक्राणु जनन की क्रिया करना, शुक्राणु जनन, पुरुषों में शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। ठीक है, तो पुरुषों के अंदर ये क्या करता है दोस्तों, शुक्राणु जनन की क्रिया करता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर आप लोग बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है लड़कों के अंदर, यानी कि शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। दोस्तों क्लास रिपीट हो रही है, यहाँ से तो कुछ बिल्कुल भी नहीं हो रही है रिपीट, बफ होना शुरू हो गया है, वीडियो रुक गई है। अच्छा रुक जाओ थोड़ी देर, अभी इशू बताना अगर आए तो। बल्कि मुझे तो यहाँ से एकदम क्लियर दिख रही है क्लास दोस्तों, मैं अपने आप को बिल्कुल क्लियर देख पा रही हूँ। ठीक है, हाँ जी बताओ जल्दी से, क्लास बैक हो रही है। किसी लड़की को दाढ़ी क्यों नहीं निकलती, एक बच्चे का जवाब है। लड़की को दाढ़ी इसलिए नहीं निकलती क्योंकि लड़की के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो एक्टिव नहीं होता। महिलाओं के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो एक्टिव नहीं होता। महिलाओं के अंदर दूसरे हार्मोन एंड जैसे कि एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो तभी तो हम टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये पुरुषों के अंदर ही एक्टिव होता है। ये महिलाओं में भी होता है, ऐसा नहीं है महिलाओं में नहीं है महिलाओं में भी है, ये हमारे अंदर भी, बट हमारे अंदर ये इनएक्टिव है, इसका कोई बेसिक काम नहीं है हमारे अंदर, सारे काम ये लड़कों के अंदर ही करता है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की एक्टिवनेस की वजह से लड़कों के अंदर दाढ़ी आती हैं, लड़कियों के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। अब क्लास बिल्कुल सही चल रही है, मैं चेक कर रही हूँ लगातार। अब हमने देखा कि ये शुक्राणु जनन की क्रिया करता है, यानी लड़कों के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उनको बनाने में भी मदद करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाए पुरुषों में तो शुक्राणु नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये दो काम या इतना कुछ आप लोगों को पढ़ना था टेस्टिस के बारे में। आ जाइए अब हम लोग बात करते हैं फीमेल ग्लैंड की, अब हम लोग बात करते हैं फीमेल ग्लैंड्स की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल ग्लैंड्स, महिला ग्रंथि जिसको आप लोग कहते हो, महिला ग्रंथि की अब बात चलेगी। महिला ग्रंथियां, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फीमेल की बॉडी के अंदर
कौन कौन सी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं? तो भाई महिलाओं के अंदर मिलती हैं ओवरीज, महिलाओं में देखने को मिलती हैं ओवरीज, महिलाओं में अंडाशय देखने को मिलता है आप लोगों को, अंडाशय, ठीक है। तो महिलाओं के अंदर होती हैं ओवरीज। इनको क्यों लिखा जाता है ओवरीज? तो आइए इनके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये महिलाओं के अंदर इनकी भी संख्या पूछी जाती है, ठीक है, इनकी भी महिलाओं के अंदर नंबर यानी कि संख्या पूछा जाएगा। तो ये भी महिलाओं में संख्या में 2 होती हैं। ओवरीज की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों? 2। जैसे लड़कों के अंदर टेस्टिस 2 है, वैसे महिलाओं के अंदर अंडाशय भी 2 होते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2, यानी कि ये भी एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर्स होते हैं। जैसे कि महिलाओं के अंदर अगर हम देखें ऐसे करके 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ये 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं महिलाओं के अंदर। ये इन्हीं फैलोपियन ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं अंडाशय, ओवरीज, इस तरीके से। तो महिलाओं के अंदर भी ओवरीज 2 होती हैं, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। तो ओवरीज जो होते हैं मैम, इनमें क्या होता है? तो यहीं पर बनते हैं एग, यहीं पर बनते हैं दोस्तों अंडे। महिलाओं के शरीर में शुक्राणु नहीं बनते, महिलाओं के अंदर बनते हैं एग यानी कि अंडे। अच्छा, महिला और जो पुरुष है दोनों में अगर देखें तो पुरुषों के अंदर शुक्राणु बनते हैं और महिलाओं के अंदर अंडाणु बनते हैं। पुरुषों के शुक्राणु कहाँ बन रहे थे? टेस्टिस में, यानी कि जो टेस्टिस था उन्हीं के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा था शुक्राणु, ठीक है। लेकिन महिलाओं के अंदर जो अंडाणु है वो कहाँ बनते हैं? महिलाओं के अंदर जो अंडाणु है वो ओवरीज में बनते हैं। यहाँ से निकलकर ये अंडाणु पहुंचते हैं ऐसे फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से स्पर्म जो होते हैं वो फर्टिलाइज करेंगे फिर अंडाणु को। वो आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव चैप्टर के अंदर। अभी फिलहाल आपको ये जानना है कि महिलाओं के अंदर जो ओवरीज होती हैं इनकी संख्या 2 है, आपको दिख रही है, एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है। अब ये जो ओवरीज होती हैं ये महिलाओं में कौन सा हार्मोन निकालती हैं? अब बात करते हैं कि इनसे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, यहाँ से कौन सा हार्मोन है जो रिलीज होता है। तो महिलाओं की जो ओवरी है ना, ये काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज करती हैं दोस्तों, ये काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन हैं जो महिलाओं की ओवरीज रिलीज करती हैं? तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो महिलाओं में रिलीज होता है ये होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, सबसे पहला हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बहुत बार पेपर में आया है कि एस्ट्रोजन किसके अंदर बनने वाला हार्मोन है? आप कहेंगे महिलाओं में बनने वाला हार्मोन है, ठीक है। दुनिया भर के कमेंट, महिलाएं प्रेग्नेंट कब होती हैं? बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जब आप रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ोगे। महिलाओं के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है तो वो माहवारी चक्र के 14वें दिन होता है। उस 14वें दिन से लेकर जो अंडा होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है, उस बीच महिलाएं कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आ जाओ अब आगे बात कर लेते हैं, है ना। अब हम लोगों ने बात करी कि महिलाओं के अंदर बनने वाला जो पहला हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है? तो दोस्तों ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, इसके बारे में आइए बात करते हैं। इसको महिला हार्मोन भी कहा जाता है। कभी भी आपको पूछे कि महिला हार्मोन किसको कहते हैं तो आप लोग बताएंगे एस्ट्रोजन को। यानी जैसे पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन है सबसे पावरफुल या सबसे ज़्यादा मेन जो हार्मोन लड़कों के अंदर होता है वो टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही महिलाओं के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल या मेन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। जो काम पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन करता है वही काम महिलाओं में एस्ट्रोजन करता है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है जो दैत्तिक लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करता है, महिलाओं के अंदर उसी का संपूरक हार्मोन कौन सा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन के इक्वल जो काम करे वो हार्मोन महिलाओं के अंदर कौन सा है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। तो इसीलिए इसको फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये भी महिलाओं के अंदर बहुत से काम करेगा। जैसे कि ये महिलाओं में अगर आप लोग पूछा जाए आपको तो बताओगे, इसका पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट, यह महिलाओं में दैत्तिक लैंगिक लक्षण लाता है।
ये महिलाओं में द्वैतिक लैंगिक लक्षण। भाई टेस्टोस्टेरोन ने पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण दिए थे, ये महिलाओं में द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो महिलाओं के अंदर कौन करता है, आपको कभी भी पूछे आप लोग बताकर चलोगे एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर, आप बताएंगे रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन मेल फीमेल, फॉर सेकेंडरी, अरे भैया फॉर सेकेंडरी कैरेक्टर इन फीमेल। तो ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है, ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में। जैसे कि मैम कौन कौन से सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं महिलाओं के अंदर, तो चलिए बात करते हैं। जैसे महिलाओं के अंदर भी आपने देखा होगा, महिलाओं में जब यौवन अवस्था आती है तो महावारी चक्र होना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, महिलाओं के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो महिलाओं के अंदर जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ये आते हैं एस्ट्रोजन की बदौलत। दूसरा काम क्या करता है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं के अंदर अंडाणु निर्माण का काम करता है। तो महिलाओं में अंडाणु, आप लोगों को पूछेगा तो बताएंगे महिलाओं में अंडाणु जनन की क्रिया करता है, अंडाणु जनन। तो महिलाओं में क्या करता है दोस्तों, अंडाणु जनन की क्रिया करता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको पेपर में पूछा जाता है कि महिलाओं में अंडाणु जनन कौन करता है, तो आपने कहा कि महिलाओं में अंडाणु जनन की क्रिया करता है एस्ट्रोजन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर oogenesis। oogenesis, oogenesis क्या होता है, oogenesis होता है अंडाणुओं का निर्माण। जैसा मैंने अभी कहा कि ये जो ओवरी होती हैं इनमें बनते हैं अंडाणु, तो ये अंडाणु जो बनेंगे ना ये एस्ट्रोजन की बदौलत ही बनेंगे। ये एस्ट्रोजन जो है यही अंडाणुओं का निर्माण करता है। क्लियर, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। क्लियर, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताने वाली हूँ महिला के अंदर बनने वाला दूसरा हार्मोन। भाई दूसरा हार्मोन कौन सा है, अब एक चीज़ और आपको यहाँ से याद रखनी है, मैंने कहा महिलाओं के अंदर जो ओवरीज की संख्या है वो 2 होती है, लेकिन क्या मैम किसी में एक ओवरी भी होती है, तो कई बार आप लोगों को पूछ लेगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके एक चीज़ लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाना चाह रही हूँ आप लोगों को, नोट कर कर एक चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा कि पक्षी जो होते हैं, पक्षी वर्ग में एक अंडाशय पाया जाता है। जो पक्षी होते हैं ना दोस्तों उनके अंदर एक अंडाशय पाया जाता है, यानी कि बर्ड्स जो होती हैं, पक्षी जो होते हैं इनमें एक ही अंडाशय होता है। तो बर्ड्स हैव सिंगल ओवरी। कभी भी आपको पूछे बर्ड्स के पास कितने अंडाशय होते हैं, सिंगल, तो बर्ड्स हैव सिंगल ओवरी, ये याद रखोगे, बर्ड्स के पास सिंगल ओवरी होती है। यानी हमारे पास 2 हैं लेकिन महिलाओं के पास 2 हैं, पक्षियों के पास एक ही ओवरी होती है। ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर, क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है बेटा, मैं देख पा रही हूँ सामने। रात से पैनल में दिक्कत है तो हो सकता है आप लोगों की क्लास कुछ बच्चों की रुक रही हो और कुछ की चल रही हो, ठीक है। कितनी उम्र में होता है, तो महिलाओं में जो महामारी चक्र होता है, अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो जाएगा तो महिलाओं के अंदर फिर दाढ़ी मूंछ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण फिर आ सकते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है चेहरे पर, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आओ अगर हम लोग आगे बात करें तो महिलाएं जो होती हैं इनके अंदर जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा हार्मोन जो महिलाओं में बनता है प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। तो महिलाओं के अंदर दूसरा बनने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या काम करता है, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये महिलाओं का गर्भकालीन हार्मोन इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है गर्भकालीन हार्मोन। ये महिलाओं के अंदर गर्भकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। देखो पैसे होती है प्रेगनेंसी और पैसे होता है प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन को ही हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं।
यानी कि गर्भकालीन महिलाओं के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। कैसे होती है, चलो समझाती हूँ। मान लो महिलाओं के अंदर जो माहवारी चक्र चलता है, माहवारी चक्र जो चलता है, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जो महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो होती है 28 दिनों की। वो कितने दिन की होती है बच्चों, 28 डेज की होती है। वो 28 दिनों की होती है जो साइकिल होती है। अब उस साइकिल में होता क्या है कि उस साइकिल के अंदर मान लो ये एक पूरी साइकिल है ना, ये पहला दिन है, ये 28वां दिन है। तो यहाँ पर 14वें दिन पर, 14 या 15वें दिन पर बनता है अंडा। यहाँ पर होती है oogenesis की, ओव्यूलेशन की क्रिया। ओव्यूलेशन होता है महिलाओं में इस दिन, है ना। अंडाणु बनते हैं, अंडाणु निर्माण, ओव्यूलेशन होता है दोस्तों, अंडाणु निर्माण होता है इस दिन। तो महिलाओं के अंडे अगर बने हैं, देखो पहले दिन से और जो 14वां या 15वां दिन होता है, अब अंडे बनेंगे महिलाओं में। अंडे जब बन गए तो इस दौरान महिलाओं का जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब एग जो है वो अब शुक्राणु के साथ, अगर एग के पास शुक्राणु पहुंच गया तो अंडा अब फर्टिलाइज होने को बिल्कुल तैयार है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये अंडाणु, ये जो अंडा बना है इसको मैच्योर कर देता है, ये एग को मैच्योर करता है। अब एग पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया। अब वो परिपक्व हो गया तो इस बीच जब महिलाओं के पास शुक्राणु पहुंचेंगे तो वो शुक्राणु अंडाणु को कर देंगे निषेचित, और शुक्राणु के साथ जब अंडाणु निषेचित होंगे तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो मतलब प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि जब 14वें दिन पर ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, अंडा बनता है, तो उस दौरान उस अंडे की कैपेसिटी शुक्राणु के साथ मिलने की सबसे ज़्यादा होती है, और वो कैपेसिटी देने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। अब जैसे अंडाणु के पास शुक्राणु नहीं पहुंचे तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरने लगता है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, अंडा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अंडा फूट जाएगा मतलब डिस्ट्रॉय होगा, और जो यूट्रस की दीवारें हैं महिला के यूट्रस की जो दीवारें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और महिलाओं के अंदर जो ब्लीडिंग का प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं महिलाओं में महामारी चक्र। ठीक है, जो कि एक नेचुरल प्रोसीजर है, एक बहुत बड़ा हवा या बहुत बड़ी कोई ऐसी पाप नहीं है जो लड़कियों के बारे में समझा जाता है। तो एक नेचुरल प्रोसीजर है जो शरीर में बन रहे हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यही होता है महामारी चक्र। तो हर महीने महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोन का लेवल घटता है, बढ़ता है, और हम कई दिक्कतों से गुजरती हैं। हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमें मूड स्विंग्स आते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें कभी ऐसा लगता है चिड़चिड़ापन आ रहा है, हमें क्रेविंग्स होती है, मतलब हमें कभी कुछ खाना है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी कड़वा। ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है महिलाओं के अंदर। तो महिलाओं के अंदर ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है पूरे महीने ये 1 से 28 दिन की होती है। 1 से 12 या 13 दिन के बीच आप लोगों का नॉर्मल और मतलब जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल यहाँ पर हाई रहता है। एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन क्या करेगा, अंडाणु बनाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ, अंडाणु का निर्माण हो गया, देन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है तो अंडे को वो मैच्योर कर रहा है। अंडा शुक्राणु के साथ अगर मिला तो पूर्ण रूप से निषेचन हो जाएगा और एक बालक का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर अंडा नहीं मिलता है शुक्राणु से तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से गिर जाता है और महिलाओं के अंदर जो अंडा है वो डिस्ट्रॉय होगा, जिससे यूट्रस की जो दीवारें हैं है ना वो टूट जाती हैं और महिलाओं में ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है पेपर में कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यही अंडे को मैच्योर करता है, अंडे को फर्टिलिटी प्रदान करता है। क्लियर, तो आप लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं के अंदर बनने वाले अगले हार्मोन की अब मैं बात करने वाली हूँ। महिलाओं के अंदर जब हमने अगला हार्मोन की बात करी, तीसरा, वो होता है रिलैक्सिन। महिलाओं की ओवरी से निकलने वाला अंतिम हार्मोन है रिलैक्सिन। मैम ये क्या काम करता है, तो नाम से पता चल रहा है रिलैक्स करता है महिलाओं को। क्या काम करता है रिलैक्सिन, महिलाओं को रिलैक्स कैसे, महिलाओं की जब प्रसव होता है, महिलाएं जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा दर्द से वो गुजरती हैं। तो महिलाओं के अंदर प्रसव के बाद रिलीज होता है रिलैक्सिन, जो महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है। तो यहाँ से आपको पूछा जाता है
तो लिखेंगे प्रसव के बाद, प्रसव के बाद महिलाओं को, महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है। ठीक है, आराम की मुद्रा में लाता है। क्लियर? तो इस प्रकार ये चैप्टर आप लोगों का खत्म। तो महिलाओं के अंदर ये क्या करता है, महिलाओं को प्रसव के बाद आराम की मुद्रा में लाता है। तो आप लोग कहेंगे रिलैक्स फीमेल आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो महिलाओं को डिलीवरी के बाद आराम की मुद्रा में लाता है, रिलैक्स करता है। रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, महिलाओं की ओवरीज से। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े अब। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। क्लास कट रही है, किसी की क्लास रुक रही है, किसी की क्लास बैक हो रही है, मेरी तो एकदम सही चल रही है भाई। देख लो यहाँ पर यूट्रस क्या होता है मैम। बच्चा ये यूट्रस ही है, ये जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ पिंक कलर से, ये महिलाओं का यूट्रस ही है बेटा। इसी यूट्रस के अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है। जब तुम बने थे अपनी मम्मा के पेट में तो तुम यूट्रस में ही विकसित हुए थे। यूट्रस के अंदर ही एक पूरे बच्चे का विकास होता है। यूट्रस वो जगह है जिससे आपने पोषण लिया था अपनी माता के गर्भ में। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर ही क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है एक बच्चे का। क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब ये आप लोगों का क्या हुआ, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, एक हार्मोन होता है GTH। GTH मतलब गोनैडोट्रोफिक हार्मोन, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो गोनैडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं ये ही आप लोगों के शरीर के अंदर आपके गोनैड्स का विकास करते हैं। तो ये भी आप लोगों के कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, आप बताते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलते हैं। तो गोनैडोट्रोपिक हार्मोन GHT, इसको नोट करके लिख लेना, ये नोट करके लिख लेना। आपको ऐसे प्रश्न आ सकता है कि GTH हार्मोन की फुल फॉर्म गोनैडोट्रोपिक हार्मोन, ये कहाँ से निकलते हैं तो बताना, यह है प्रजनन अंगों द्वारा, प्रजनन अंगों द्वारा विकसित होते हैं, अंगों द्वारा स्त्रावित होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दे रिलीज्ड बाय गोनैड्स। गोनैड्स होते हैं आप लोगों के रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे महिलाओं के अंदर ओवरी, पुरुषों के अंदर जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, ये इनसे निकलता है ये गोनैडोट्रोपिक हार्मोन भी। ये भी महिलाओं के प्रजनन अंगों का या पुरुषों के प्रजनन अंगों का विकास करते हैं। इसका काम क्या होता है लिख लीजिएगा, यह है महिला तथा पुरुष के प्रजनन अंगों का, प्रजनन अंगों का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स। तो लिखेंगे इट इज responsible, it is responsible for, it is responsible for development of gonads। ठीक है, तो आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या गोनैड्स हैं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है ये जो हार्मोन होता है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर अब आप लोगों का खत्म है ना। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। तो आपका अंतःस्रावी तंत्र बहुत बड़ा था। अभी तक आप जो टॉपिक कर चुके हो मेरे ख्याल से जो सिस्टम आपने कर लिया है, कंकाल तंत्र हमने कर लिया है, हम लोगों ने पाचन तंत्र कर लिया है, श्वसन तंत्र कर लिया है, और आप लोगों ने कर लिया है परिसंचरण तंत्र, और आप लोगों ने कर लिया है दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए अब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि रह गया है बेटा, मिश्रित ग्रंथि थी पेनक्रियाज,
देखना पिछली क्लास में कराई थी पेनक्रियाज, जहाँ पे आपने अल्फा बीटा गामा किरणों, अल्फा बीटा गामा ये जो कोशिकाएं थी इनको पढ़ा था, और इंसुलिन, और मैंने आप लोगों को ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़े, चलो आओ अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आप लोगों के अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन अंग। अब हम बात करने वाले हैं प्रजनन तंत्र की। अगला चैप्टर आप लोगों का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि प्रजनन तंत्र की। ठीक है दोस्तों, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी आप लोगों का प्रजनन तंत्र। हाँ जी, क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे कोर्स, अब आप लोगों का बस जो बॉटनी है वो आप लोगों का बच जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे या क्या होता है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जनन क्या होता है, या प्रजनन जिसको आप लोग बोलते हो। तो जीवों का अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसी को कहते हैं प्रजनन। तो प्रजनन क्या होता है आप लोग लिखेंगे, जीवों का अपने समान या अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का गुण, संतान उत्पन्न करने का गुण। प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो प्रजनन क्या होता है दोस्तों, जब जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे गधे का बच्चा गधे के जैसा होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसा होता है, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा होता है, बंदर का बच्चा बंदर के जैसा होता है ना। आम के पेड़ पर आम लगते हैं, नींबू के पेड़ पर नींबू लगते हैं, ठीक है, संतरे के पेड़ पर संतरे लगते हैं। क्लियर। तो जितने भी आप फल फ्रूट्स खाते हो बेसिकली वो जिस पेड़ के हैं उसी पेड़ पर लगते हैं। ऐसा नहीं है आपने लगाया तो आम का पौधा उस पर पपीते लगने लग गए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, है ना। आपने बोया था पपीते का पेड़, उस पर आम लगने शुरू हो गए। तो हर पौधा या हर जंतु अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। या किसी कुत्ते को आपने बकरी का बच्चा देता देखा है? कोई डॉगी है उसको बकरी का बच्चा हुआ है? नहीं, बकरी के अंदर बकरी का बच्चा होगा, डॉगी के पास डॉगी के जैसा बच्चा होगा, हम इंसानों के पास इंसानों के जैसा बच्चा होगा। तो कहने की बात यह है दोस्तों, ठीक है, कहने की बात यह है कि इंसानों का या किसी भी जीव का उसके जैसी संतान उत्पन्न करने का जो, मैम आम के पेड़ में संतरा भी लग सकता है बेटा, वो टेक्निक होती है। टेक्नोलॉजी से तो तुम कुछ भी कर लो, टेक्नोलॉजी से तो तुम इंसान के अंदर एक कुत्ते का बच्चा भी पनपा सकते हो। एक महिला की ओवरी में आप जो डॉगी है उसका जो मतलब टेस्ट ट्यूब वाला जो प्रोसीजर होता है उससे डॉगी का बेबी भी आप फर्टिलाइज कर सकते हो। तो वो तो टेक्निक है, टेक्निक के जरिए कुछ भी करो, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है प्रजनन। ये एक प्राकृतिक घटना है, और इस घटना को जब प्राकृतिक रूप से होने देंगे तो आप लोग देखेंगे कि जीवों का अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का गुण प्रजनन कहलाता है। तो आप लोग लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ, इंग्लिश में प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब जानते हो? ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, बच्चे यानी अपने जैसे बच्चे, बच्चे दिल के सच्चे। प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ स्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को कहते हैं भाई रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात? देखो इसके नाम में छुपी हुई है इसकी परिभाषा, जरा बोलना, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो जानते हो, उत्पन्न करना किसी चीज को, री दोबारा से उत्पन्न करना। अब हम इंसान अपने जैसी संतान दोबारा बना रहे हैं, मतलब अब जैसे किसी भी इंसान का जन्म हो गया, अब वो फ्यूचर में अपने बच्चे प्लान करेगा, तो कभी वो बच्चा था, वो जवान हुआ तो अब वो अपने बच्चों की प्लानिंग करेगा, मतलब जैसा वो था बचपन में अब वैसे ही एक बच्चे का उत्पादन वो करेंगे। तो रिप्रोडक्शन, दोबारा से प्रोडक्शन करना,
यानी कि किसी भी जीव का जब अपने जैसी संतान हम लोग उत्पन्न करते हैं, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? हाँ जी, प्लांट्स के अंदर हम ग्राफ्टिंग होती है, स्टेम कटिंग होती है, बहुत से प्रोसीजर होते हैं जिनके द्वारा तरह तरह के पौधे। ठीक है बेटा, जनन या प्रजनन एक ही बात है, या तो जनन कह दो या प्रजनन कह दो, ये एक ही टर्म है दोस्तों। ठीक है, देखो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है प्रजनन तंत्र। जनन या प्रजनन कुछ भी लिखा सकता है हिंदी में, जनन तंत्र भी आ सकता है, प्रजनन तंत्र भी आ सकता है ना बेटा? बुक आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा रेलवे विज्ञान बुक को खरीदना चाहता है तो आप लोगों को रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड तो है ही, उसमें बुक वाले सेक्शन से जाकर उस बुक को खरीद पाओगे आप। ठीक है, तो वो अब आप लोगों को, ठीक है ना? तो आप लोगों को, मैडम जी जनन लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया प्रजनन। इन छोटे छोटे उलझनों पर उलझोगे तो कैसे चलेगा? पेपर में जनन भी आ सकता है, प्रजनन भी आ सकता है, दोनों टर्म एक ही है, एक ही मतलब है दोनों का। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मैम प्रजनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है ना? जनन की क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। भैया जनन कितने प्रकार से होता है ना? प्रजनन के प्रकार, प्रजनन के प्रकार दोस्तों। तो जो प्रजनन होता है वो कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके का। मैम कौन कौन सा? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो आइए बात करते हैं। प्रजनन की क्रिया दो तरीके की है, एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। देखो आ गया जनन या प्रजनन बोल दो, इसको कहते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई जनन जो होता है वो दो तरीके का है। मैम कौन कौन सा होता है? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। दोनों में अंतर, दोनों में क्या अंतर है बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, दोनों का बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आओ इधर देखो, अब हमने बात करी कि यहाँ पर ये जो आप लोगों का लैंगिक जनन है, बेटा इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी मैं गोनैड्स की इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट से संबंधित है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी। ठीक है, चलो ये क्लास कौन कौन से एग्जाम के लिए ले सकते हैं? बेटा जहाँ भी बायोलॉजी आती है आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, हाँ बुक पर अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी बुक खरीदते हो तो बुक पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। 159 यानी लगभग 160 के आसपास आपको वो बुक मिल रही है। एक्चुअल प्राइस उसका 199 है, तो अभी 20% की छूट के साथ मिल रही है बुक। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के अंदर बुक वाले सेक्शन में जाओगे और वहां वो बुक आपको दिखेगी, वहां से बाय नाउ के ऑप्शन में जाओगे, उसको खरीद सकते हो। अब देखो इधर अलैंगिक जनन जो होता है ये किस प्रकार से काम करेगा या ये क्या है, तो नाम से भी समझना, देखो बहुत अच्छे से समझना। ऐसा प्रजनन जो एक जीव के ही द्वारा हो जाए, यानी कि जिसमें एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। ये प्रश्न बनाए पेपर में, जनन की वो विधि जिसमें एक ही जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। तो लिख लीजिएगा, एक ही जीव, एक ही जीव, या ऐसे लिखना एक अकेला जीव, एक अकेला मतलब एक ही अकेला जीव, एक अकेला जीव संतान उत्पन्न की क्षमता रखता है, संतान उत्पन्न करने की, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है पेपर में। तो प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है वो क्या होती है? उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। तो लिखेंगे सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म,
कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो दोस्तों एक अकेला जीव ही संतान उत्पन्न कर सकता है। हम इंसानों में क्या ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं मैम, हम इंसानों में नहीं हो सकता। हम इंसानों में जब कभी भी शादी होती है, एक लड़का और एक लड़की की शादी कराते हैं, दोनों मिलकर भविष्य में माता पिता बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखो कुछ भी दूसरे जानवरों में, जैसे डॉगीज होते हैं, उनमें भी आपने देखा एक मेल डॉगी होता है, एक फीमेल होती है। आप देखेंगे गाय या भैंस के अंदर भी आपने देखा है एक बुल होता है, एक काव होती है, दोनों में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ना। तो मतलब अगर हम कहें कि ऐसा जनन जिसमें एक अकेला जीव ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रख सकता है, वो होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की क्रिया मैम किस में होती है? एग्जाम्पल बताकर चलो। तो अलैंगिक जनन होता है, आप लोग बताकर चलते हो, जैसे कि आपने बताया हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? एक जंतु है दोस्तों हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। आपने बताया प्यारे साथियों और बहुत से, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट यानी कि ईस्ट क्या होता है? कवक होता है। ईस्ट क्या होता है? कवक। ये क्या कर सकता है? ये संतान उत्पन्न कर सकता है अकेला ही, है ना, अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकता है। आपने देखा स्टारफिश, स्टारफिश, आपने देखा स्टारफिश, आपने देखा तारा मछली जो होती है स्टारफिश। तो हाइड्रा हुआ, कवक हुआ, और प्यारे दोस्तों स्टारफिश हुआ। ये सब क्या कर सकते हैं? ये एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। या यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ पौधे भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? आओ आगे बात करते हैं। हाँ जी, प्लाज्मोडियम हुआ। अभी मैं आपको एक एक करके सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगी। मैम यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, यानी अकेला नहीं कर सकता, यहाँ दो होंगे, एक नर होगा, एक मादा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है लैंगिक जनन, ठीक है। उसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करेंगे, उसको कहेंगे लैंगिक जनन। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है हम लोगों को कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में और कौन कौन से बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं। तो आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ अब कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पर आपको लिखने हैं। चलिए, इधर हमने लिखना है अलैंगिक जनन, जिसको आप कहते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इधर हमें लिखना है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, जो ये होता है प्यारे बच्चों लैंगिक जनन और जो अलैंगिक जनन होता है, इनके बारे में अगर आपने अभी भी देखा कि यहाँ पर अकेला जीव है जो संतान उत्पन्न कर सकता है, यहाँ पर दो जीवों की जरूरत होती है जो संतान उत्पन्न करेंगे। कहने की बात यह है कि यहाँ पर हमें गैमेट्स नहीं चाहिए, यहाँ हमें गैमेट्स चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि ऐसा जनन जिसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। नो नीड ऑफ गैमेट्स। दोस्तों नो नीड ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? फटाफट मुझे बताओ। नो नीड ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? क्या आप में से सही बच्चे जानते हैं गैमेट्स के बारे में? गैमेट्स, गैमेट्स, गैमेट्स क्या होते हैं दोस्तों? गैमेट्स होते हैं नर गैमेट युग्मक होता है, मादा युग्मक होते हैं। आज बता रही हूँ, जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी आपको पूछे कि गैमेट्स क्या होते हैं, तो गैमेट्स दो होते हैं,
एक होता है नर और एक होता है मादा। तो यहाँ पर ना नर की जरूरत है ना मादा की, अकेला जीव ही है, वो ना नर है ना वो मादा है, उसी से नया जीव बन रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को कल की क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अब टाइम हो चला है। अगर यहाँ पर मैं लिखूं अगला पॉइंट आप लोगों का, तो यहाँ पे आप बताओगे कि युग्मकों की आवश्यकता होती है, युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि युग्मकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नीड गैमेट्स, यहाँ आपको गैमेट्स लाने पड़ेंगे भाई, तभी होगा ये जनन। अब मैम गैमेट्स कौन होते हैं? गैमेट्स दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेल गैमेट होता है, मेल, और एक होता है फीमेल। अब मैम मेल गैमेट में क्या बनते हैं? नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। अब मैम नर के पास क्या होते हैं? शुक्राणु, तो शुक्राणु चाहिए, स्पर्म जिसको बोलते हैं। और मैम मादा के पास क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, अंडाणु यानी ओवम। तो दोस्तों ओवम चाहिए, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु की क्रिया द्वारा कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसी को कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। यहाँ पर गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, यहाँ ना तो आप लोगों को शुक्राणु चाहिए ना यहाँ पे आप लोगों को अंडाणु चाहिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों को क्या करेंगे? हाँ, अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गई बातें? कौन सा गलत लिख दिया ये बताओ। युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर युग्मकों की आवश्यकता होती है। क्लियर? यहाँ पर आप लोगों को नर और मादा दोनों चाहिए। अब ये भी बताया ना कि दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, तो ये दो जीव दो गैमेटी हैं, शुक्राणु और अंडाणु। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर आप लोगों को अकेला जीव ही मिलकर क्या कर लेता है? संतान उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई? चलो, आईवीएफ के बारे में भी बताऊंगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हो, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक बेटा, तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आप कल। आगे के टॉपिक को लेकर चलेंगे कल, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चलेगा। तो सभी को धन्यवाद। डायग्राम वाली क्लास यूट्यूब पर चलती है बेटा शाम 5 बजे संडे में।